अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट की एक्सटेंशन है। फर्स्ट जो लेक्चर था फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का, उसमें हमने सीखा था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है अगर हमें वो एडजस्टमेंट में दिए जाएं, या एक्रूड एक्सपेंसेस की हमें अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब है जी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये हमें भी पे करना है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि ये एक्सपेंसेस हम लोगों ने अगले साल के पहले से ही जमा करा दिए हैं या दे दिए हैं। तो इन दोनों की यूटिलाइजेशन हमने किस तरीके से करनी है वो मैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा। आज हम इससे आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे कि एक्रूड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीवेबल की हम लोग किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। एक्रूड रेवेन्यू एक्रूड रेवेन्यू क्या होता है, इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी डिपॉजिटेड रुपीज 100,000 into bank at 10% rate of interest on 1st January 1990 or 30th June 1990. The bank paid us 5,000 as interest for 6 months and we passed the following entry. अब अभी हम लोग एंट्री को नहीं देखेंगे, हम सिंपली जाएंगे कि हम लोग इसकी एंट्रीज किस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब ये पूरे साल का जो है इंटरेस्ट है वो 10,000 है और एट द एंड ऑफ जून हमें सिर्फ 5,000 जो है वो मिल रहा है। सपोज ये हमें सवाल के अंदर बताता है कि 1 जनवरी को जमा करवाई थी। अगर आपकी जो बुक्स हैं वो जून में बन रही हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे रिकॉर्ड। ये थोड़ा सा देख लें जी। यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो दिखाता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो हमारी इनकम है और जो एक एक्रूड इंटरेस्ट होगा वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। एक यहाँ पे हमारी इनकम में ऐड हो रहा है और दूसरा हमारी एसेट साइड के अंदर वो जाके हमें ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। एक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट किस तरीके से बनता है, ये वो अमाउंट है जो बैंक ने हमें एज एन इंटरेस्ट देनी है। ये हमने बैंक को नहीं देनी, ठीक है जी, ये हम बैंक को नहीं दे रहे, इसीलिए ये एक्सपेंस में शो नहीं हो रहा। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है और हम इंटरेस्ट बैंक से रिसीव कर रहे हैं। और जब इंटरेस्ट रिसीव होगा 5,000 का तो हम लोगों ने 5,000 उसी तरीके से लिख लिया है, लेकिन अभी 5,000 का इंटरेस्ट रहता है तो हम लोग 5,000 के इंटरेस्ट को जो है हम लोग लिख लेंगे एज एन एक्रूड इंटरेस्ट। अगर किसी को समझ नहीं आई तो हम लोग इसे आगे जाके जब सवाल करेंगे तो उसके अंदर हम इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे। एक्रूड का मतलब है जी रेवेन्यू रिसीवेबल। ये पैसे हैं, ये हम लोगों ने लेने हैं। ये किससे लेने हैं, ये हमने बैंक से लेने हैं। और जब बैंक से अगर हमने कोई पैसे लेने हो या किसी भी बंदे से हमने पैसे लेने हो तो हमारा डेटर बन जाता है। और डेटर क्या होता है, डेटर हमारा एसेट होता है। और जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्या करेंगे, हम अपना सपोज एक डेटर अकाउंट है एक्रूड के नाम से हम लोगों ने बनाया है, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, तो वो हम लोग उसको एसेट के तौर पे इंक्रीज कर देंगे। तो ये मामलात हैं जी ये एक्रूड इंटरेस्ट के। एक्रूड इंटरेस्ट की भी हम जब अभी एग्जांपल देखते हैं तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड अ सम ऑफ रुपीज 5,000, ये देख लेते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट इज डेबिटेड विद 5,000 which shows increase in assets and interest is credited which shows increase in interest revenue from 5,000 to 10,000. Accrued interest will be shown on the asset side of the balance sheet and a sum of 5,000 will be added to the amount of interest actually received and total 5,000 plus 5,000 will be shown on the credit side of profit and loss account. दोनों इसकी हम लोगों ने ट्रीटमेंट्स देख ली है accrued interest की। एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं। एक एक्रूड रेवेन्यू जो कि हमने अभी
अर्न करना है, हमें मिलना है, ठीक है जी, ये ऐड हो जाएगा हमें कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे, और एक तरह से हमें एसेट साइड पे हम इसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद सेकंड सिनेरियो ये है अर्न रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। ये एक ऐसा रेवेन्यू है जिसकी अमाउंट हमें मिल गई है, लेकिन अभी तक हमने इसके एवज कोई काम नहीं किया। सपोज कोई कहता है कि मैं आपको कमीशन दे देता हूँ, आप मेरे लिए ये काम कर दें, तो कमीशन वो पहले दे देता है और हम लोग उसका काम जो है, जो उसका टास्क परफॉर्म करना है या सर्विस प्रोवाइड करनी है, हम उसको बाद में देते हैं। तो ये रेवेन्यू जो है वो हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगा, और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी साइड पे हम इसको लिखेंगे, और दूसरी इसकी ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे वो भी हम आप देख लेते हैं। This will be deducted from the concerned revenue in profit and loss account credit side. ये अमाउंट हमें सपोज अगले साल की पहले से ही मिल चुकी है, तो आपको मैचिंग प्रिंसिपल याद होगा कि एक साल के रेवेन्यूज और उसी साल के एक्सपेंसेस जो है हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर या आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर। तो ये जो 3,000 का रेवेन्यू था ये हमें एडवांस मिला था, और इसके एवज हमने सर्विसेज नेक्स्ट ईयर पे प्रोवाइड करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस ईयर का रेवेन्यू नहीं है। तो हम इससे क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको माइनस कर देंगे और इसको हमने शिफ्ट करना है नेक्स्ट ईयर पे। तो वो शिफ्ट किस तरीके से होगी, इसका सेकेंड इफेक्ट हम देखते हैं। ये माइनस करने से ये शिफ्ट हो जाएगा जी नेक्स्ट ईयर में वो, और सेकंड इफेक्ट जब हम इसको लायबिलिटी में लिख देंगे तब इसकी शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये अर्न रेवेन्यू या अर्न कमीशन के तौर पे हम लोग इसको यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी हैं, दो एडजस्टमेंट सीखी हैं। एक, अगर हम लोगों ने जो रेवेन्यू है हमें वो हमें फर्स्ट इज एक्रूड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीवेबल। ऐसा रेवेन्यू जो हमें मिला नहीं है लेकिन हम उसके मजाज हो गए हैं, हमें वो मिलना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऐड कर देंगे। ये वो रेवेन्यू है जो हमने अभी मिला नहीं है, हमें रिसीव होना है। और दूसरा, इसको हम एज एन एसेट ट्रीट करेंगे। और सेकंड जो चीज हमने सीखी है वो ये है कि अर्न रेवेन्यू की तरह दूसरी एक चीज आती है रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस या अर्न रेवेन्यू। पहले था जी पहले हमारे पास जो आइटम आई थी वो थी जी एक्रूड रेवेन्यू, अब हमारे पास है जी अनअर्न रेवेन्यू। अनअर्न रेवेन्यू की दो ट्रीटमेंट जो बैलेंस शीट के अंदर फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम करेंगे वो ये हैं जी कि आप इसको सबसे पहले, ऐसा कमीशन है ये कि जो हमने अभी इस साल के अंदर अर्न नहीं किया लेकिन हमें एडवांस में मिल गया है, हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, और लॉजिक उसकी ये है कि क्योंकि इस साल से रिलेट नहीं करता, ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, तो जिस साल से रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस रिलेट करते होंगे वो उसी साल के अंदर जाएंगे। हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, और लाइबिलिटीज के अंदर क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है, हमने इसके बस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो हम इसको लाइबिलिटी साइड पे मेंशन कर देंगे। सेकंड इफेक्ट इसका ये है। इसके बाद जी इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हमारे पास। इलस्ट्रेशन ये, आज हम इसकी इलस्ट्रेशन हल कर लेते हैं, और इलस्ट्रेशन के लिए अब हमें अपना एक्सेल खोलना पड़ेगा। ये जैसे जैसे मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से फाइनल अकाउंट्स को समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस में कोताही कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी।
जी, ये थी जी हमारे फाइनल अकाउंट्स की शीट। इसको हम एम्प्टी कर लेते हैं जी। ये 2 पॉइंट्स हमारे पहले वाले दो पॉइंट्स के साथ मिल गए हैं, 4 पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने पुरानी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो उड़ा दी है। अब हम देखते हैं जी कि ये क्या मामला आता है जी। हमें ये कहता है जी the trial balance of a trader as on 31st December 1990 is given। नहीं जी, हम लोग इसको 31st दिसंबर 1990 कर लेते हैं। ये नहीं जी 1990 हो गया। मैं इसको रहमान एंड सन्स ही रहने देता हूँ। और रहमान एंड सन्स किस की जो है अब हम लोग तमाम एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक है जी, सन्डी डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, ये तमाम आइटम्स दोनों साइड्स दी हुई है जी हमारे पास। और हम देखेंगे अब एडजस्टमेंट हमने क्या करनी है। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हमें वो बताता है वो है जी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। अब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमने याद रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट जो है वो दो जगह पे आती है। एक हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और एक एसेट साइड पे आती है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस याद रखना है, हमने इसको मार्क कर लेना है कि वेजेस और सैलरीज की एडजस्टमेंट है। उसके बाद इंश्योरेंस लोडेड अ सम ऑफ ₹350 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर 1991। इंश्योरेंस हम देखते हैं कि इंश्योरेंस हमने पे की है, तो इसका मतलब है इंश्योरेंस एक्सपेंस है। और इस 1400 रुपये में हमने 350 अगले साल से रिलेटेड दे दी है, तो इसका मतलब ये कि 350 को हमें लेस करना पड़ेगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अर्न इज 300। इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर ईयर 1990 इज ₹200। तो 5 एडजस्टमेंट्स हैं। और इन पांचों की पांचों एडजस्टमेंट को किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है जी ओपनिंग स्टॉक। हम इसकी तमाम एंट्रीज करेंगे। ओपनिंग STOCK, ओपनिंग स्टॉक is 60,000। ओपनिंग स्टॉक के अंदर हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वो देता है हमें ओपनिंग के स्टॉक के साथ ही हमें उसने दे दिया है जी सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है जी 80,000। और उसके बाद जी फर्नीचर की अमाउंट है जी, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, फर्नीचर की अमाउंट है जी 20,000। हमने एज इट इज इसको 20,000 लिख दिया। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी प्लांट। प्लांट को हमने 1 लाख यहाँ पे मेंशन कर दिया। प्लांट के बाद आ गई बारी परचेजेस की। परचेजेस क्या है जी? परचेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती हैं। परचेजेस को मैंने ऐसे मेंशन किया। परचेजेस की अमाउंट में अभी क्योंकि मैंने सवाल नहीं पढ़ा तो मैं इसको यहीं पे रिकॉर्ड कर देता हूँ। परचेजेस जी है जी इनसाइड हमने लिख दिया है। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जी हमारे एसेट्स हैं। बिल्स रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल की अमाउंट है जी 22,000, ये हमने मेंशन कर दी। कैरेज इनवर्ड आ गया। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होता है जी? कैरेज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड को हमने मेंशन किया 2600। और इसके बाद कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ है। कैरेज आउटवर्ड भी हमने लिख दिया जी। कैरेज आउटवर्ड इज 1800। कैरेज आउटवर्ड के बाद इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड की रकम मैं अंदर लिखता हूं क्योंकि इंश्योरेंस की अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट है। ठीक है जी, इंश्योरेंस की अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है हमने कुछ सेल की थी तो वो रिटर्न आ गई है, रिटर्न इनवर्ड।
मैंने इसी तरह से मेंशन कर दी जी रिटर्न इनवर्ड 4000 की माइनस होगी, और रिटर्न इनवर्ड के साथ नेक्स्ट चीज है जी हमारे पास सैलरीज, और सैलरीज का भी हमें पता है कि सैलरीज की भी एडजस्टमेंट है। हमने सैलरीज की अमाउंट भी अंदर वाली साइड पे लिख दी है कॉलम से, और 24,000 हमने सैलरीज की अमाउंट लिखी है। और सैलरीज के बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो वेजेस है। वेजेस का भी हमें पता है जी कि वेजेस की भी जो है वो एडजस्टमेंट है। वेजेस को भी मैंने अंदर वाली साइड पे लिखा है 20,000 के साथ। और नेक्स्ट इज कैश इन बैंक और कैश इन हैंड है, ये दोनों ही एसेट्स हैं हमारे। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। So the cash in hand और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मतलब है जी ये अमाउंट हमारे हाथ में मौजूद है, और कैश एट बैंक का मतलब ये हमने अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाई हुई है 2000 एंड 18,000। तो ये साइड हमने टोटल क्लियर कर ली है। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है जी, बिल्स पेबल को मैं लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखता हूँ जी, 10,000 की अमाउंट है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेजेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, और हम इसे मेंशन करेंगे रिटर्न आउटवर्ड को 2400, और इसका सम हम लोग बाहर लिख लेते हैं इसको माइनस करके। तो हमारी 3,37,600 की अमाउंट आ गई। इसके बाद आ रहा है कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट जो है हम कैपिटल की जगह पे लिख देते हैं, कैपिटल इज 1,40,000। और कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव जो है हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। कमीशन रिसीव्ड को मैंने लिख दिया है साइड पे, और 1000 मैं अंदर की तरफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट है। इसके बाद सेल्स की बारी आती है, और सेल्स को हम सबसे पहले मेंशन करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की टॉप साइड पे। सेल्स की अमाउंट है जी 4,62,000, और ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अब देखें जी 4,62,000 में से माइनस कर लेते हैं हम 4,000, तो ये 4,58,000 आ गई अमाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड है जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड के साथ भी हमारी एक एडजस्टमेंट जुड़ी हुई है। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड है 400, और उसके बाद क्रेडिटर सिंपली आ जाते हैं। क्रेडिटर्स को हम लिख देते हैं जी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज 80,000। ले जी ये तो तमाम का तमाम सवाल हमने जो इंफॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई थी वो हमने मेंशन कर दी है। अब ट्रायल बैलेंस के बाद मैंने आपको तरीका ये बताया था कि जैसे ही आपने सवाल देखना है सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस आइटम की एडजस्टमेंट है उसके ऊपर आपने मार्क या टिक लगा लेना है। जिस तरह के इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस की जो ट्रायल बैलेंस है यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको इस साइड पे जाके आपने टिक लगा लेना है। सैलरीज की एडजस्टमेंट थी, सैलरीज के आगे टिक लगाएं। वेजेस की एडजस्टमेंट है, वेजेस के आगे टिक लगाएं। और जिस जिस आइटम की एडजस्टमेंट है, जिस तरह के इंटरेस्ट रिसीव की, कमीशन रिसीव की, इनके आगे आपने थोड़ा सा मार्क लगा देना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इन चीजों की एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट जब आपने करनी है, राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग कि आपको अब आइटम्स का पता चल गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी आइटम आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी आइटम आती है, और बैलेंस शीट के अंदर कौन सी आइटम आती है। जब सबसे पहले सवाल हल करेंगे हमने सिंपली हर आइटम के आगे लिख लेना है सवाल देखते ही कि ट्रेडिंग अकाउंट है की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, या बैलेंस शीट की आइटम है। उसके आगे मार्क करके हमने एडजस्टमेंट्स को मार्क किया, और उसके बाद सिंपली हमने ये वैल्यूज जो हैं वो फॉर्मेट के अंदर हमने पुट करना शुरू कर देनी। खैर, लेट्स मूव टुवर्ड्स एडजस्टमेंट्स। अब अगर किसी ने पहले एडजस्टमेंट्स नहीं सीखी
तो वो देख ले कि हम एडजस्टमेंट्स किस तरीके से करते हैं। एडजस्टमेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है और ये हमेशा ही नहीं दो जगह पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, पहली जो एडजस्टमेंट है उसकी ये है, और सेकंड एडजस्टमेंट उसकी है जी क्लोजिंग स्टॉक की, वो एसेट साइड में आएगा और सबसे लोएस्ट लिक्विड एसेट ये है। और क्लोजिंग स्टॉक हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे कितनी अमाउंट से, 100,000 से। सेकंड है जी आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि ये ऐसी सैलरी थी जो हमने अभी तक पे नहीं किया, तो इसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हम ऐड कर देते हैं, दैट इज 6,000, और ये टोटल अमाउंट हमारी आ जाएगी बाहर 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, हम जिस दिन सैलरीज बांट रहे थे उस दिन हमने 30,000 रुपया देना था सैलरी के तौर पे, लेकिन एक वर्कर नहीं आया और उसी दिन हमने अपना ईयर क्लोज कर लिया। तो जो वर्कर नहीं आया वो अपनी सैलरी नहीं ले सका। जब नेक्स्ट टाइम वो आया तो तब बुक्स क्लोज हो चुकी थी, हमने उसको रिकॉर्डिंग करनी थी कि ये सैलरीज पिछले साल का खर्चा है, तो उसी के अंदर हम लोगों ने इसको इसीलिए ऐड कर दिया है कि ये रिलेटेड है लास्ट ईयर की बुक से और नेक्स्ट ईयर में हमने इसको पे करना है। तो अब हमारे लिए ये क्या है, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। इसकी सेकंड एडजस्टमेंट है जी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सैलरीज की अमाउंट है जी 6,000। नेक्स्ट है जी आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस हमें पता है जी 20,000 है, सेम इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम ऐड कर देंगे जी, ऐड करेंगे कितने में, 20,000 में। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है जी 1,000 की, तो ये 21,000 आ गया, ठीक है जी। और ये 21,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस के अंदर हम लोग लिख देते हैं, वेजेस में 1,000 लिख दिया। ये दो एडजस्टमेंट्स हम लोग फर्स्ट वाली कर चुके हैं। अब है जी इंश्योरेंस इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹350 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ये जो इंश्योरेंस है इसमें हमने प्रीपेड इंश्योरेंस पे की हुई है, अगले साल की इंश्योरेंस भी पे की हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है जी 350, क्योंकि इसका ताल्लुक अगले साल से है, हम इसकी अमाउंट को माइनस कर देंगे। ये आ गया जी 1,050। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को मैं लिख देता हूँ कितनी है, दैट इज 350। अच्छा एक चीज और क्लियर करता चलूं कि बाज औकात ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज किस चीज से हो रहे होते हैं कि ये जो अमाउंट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये कौन सी अमाउंट्स हमने लिखनी है। आया कि ये जो बच गई है अमाउंट 1,050 ये यहाँ पे लिखनी है एसेट साइड में, कौन सी अमाउंट लेनी है। तो हम मैं आपको सिंपली उसका जवाब दूं, ये जो अमाउंट्स यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखी हुई हैं हमने यही अमाउंट्स जो हैं वो उनकी एडजस्टमेंट करनी है, तो इन्हीं अमाउंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा और अमाउंट कोई ऐसी नहीं होगी जिसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो खैर अब हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। और नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब है ये ऐसी अमाउंट थी जो हम लोगों ने रिसीव तो कर लिया लेकिन अभी हम लोगों ने इसको अर्न नहीं किया, तो हम इसको माइनस करेंगे एडवांस्ड कमीशन। एडवांस कमीशन जो है वो कितनी है जी 300 की। तो इसकी अमाउंट हमने जब यहाँ पे लिखी कितनी बनती है जी 1,000 माइनस 300 इज इक्वल टू 700 की जो अमाउंट है हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। और कमीशन एडवांस के बाद लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर द ईयर 1990 इज 200। इसका मतलब है जी ये इंटरेस्ट की अमाउंट हमें अभी जो है रिसीव होनी है, लेकिन हमने करनी थी लेकिन अभी तक हमने की नहीं। लेकिन उससे पहले
क्या मैंने अपनी एंट्रीज पूरी कर दी हैं? अब मैं आगे मूव ऑन कर लूं? नहीं, मैंने एक एंट्री अभी मिस की है कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की जो है मैंने सेकंड जो है एडजस्टमेंट नहीं की, तो सेकंड एडजस्टमेंट मैं उसकी करूंगा सबसे पहले। तो ये हमने एडवांस में पैसे मिले थे, तो इसका मतलब है ये हमारी ऑब्लिगेशन है, और मैं इसको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस करता हूं जी। और ये अमाउंट कितनी है हमारे पास? 300 की। ये मैंने रिकॉर्ड कर दी लायबिलिटी में, क्योंकि हमने इसकी अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, अब हमने आगे जाके इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लास्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर द ईयर 1990 इज 200। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल है जी, हम लोग अब इसके अंदर ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, इसको क्या कहेंगे जी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल या रिसीवेबल लिख देते हैं, रिसीवेबल इंटरेस्ट लिख देते हैं सिंपली, दैट इज 200। और आपको पता है कि रिसीवेबल जो है हमारा एसेट होता है, ये 600 आ गई, और इंटरेस्ट रिसीवेबल दैट इज 200, ये हमारा एसेट बन गया। तो ये जब तमाम एंट्रीज हम कर लेंगे तो हम लोग अपनी फिर जाके बैलेंस शीट टैली करेंगे, और उस बैलेंस शीट को टैली करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी जो तमाम अमाउंट्स हैं उनको हम टोटल करते हैं। ऑटो सम मैंने किया जी, ये हमारे पास अमाउंट आ गई, और इज इक्वल टू दिस अमाउंट, और इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड is equal to minus 60,000 minus this amount minus this amount minus this amount। तो हमारे पास ये 1,36,800 आ गया। इसको ट्रांसफर किया हमने, और हमने मेंशन किया इसको ग्रॉस प्रॉफिट brought forward is equal to 1,36,800। और जब हमने मेंशन किया 1,36,800 में हमने ये दोनों अमाउंट्स ऐड कर दी, हमारा 1,38,100 आ गया। ठीक है जी, 7,6,13 जी बिल्कुल ठीक है। अब ये अमाउंट दोनों हम लोगों ने साइड पे लिख दी, हमारी अमाउंट जो है वो टैली हो गई। और अब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं जी। नेट प्रॉफिट किस तरह निकलेगा? हम ये 1,38,100 में से ये जो अमाउंट्स यहाँ पे लिखी हुई है ये तमाम की तमाम माइनस करेंगे। -30,000 माइनस 1,050 माइनस 1,800, तो ये हमारे पास आ गई जी 1,05,250। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल करेंगे जी। एड नेट प्रॉफिट वो हो गया जी 105,250, और कंट्रोल यू कर दिया। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे ऐड करके लिखा है, तो अमाउंट आ गई जी, ये अमाउंट हमारे सामने आ गई। और आप देख सकते हैं कि हमने फ्लॉलेस जो है एंट्रीज की हैं, तो हमारी दोनों साइड की जो है बैलेंस शीट टैली हो गई है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी कि हम जब सवाल करें तो हमारी बैलेंस शीट एग्जैक्ट टैली हो जाए। अगर ये एग्जैक्ट टैली नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस जो है वो टैली नहीं हो रहा। तो ये थी जी आज की आपकी दो एडजस्टमेंट जो हमने पहले सीखनी थी कि इन दो एडजस्टमेंट्स को किस तरीके से करते हैं।
और इसके बाद हम आगे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। शायद आज प्रैक्टिस के लिए उसका टाइम ना मिले, लेकिन हम लोगों ने आगे और एडजस्टमेंट्स देखनी है, सीखनी है कि वो किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। लेकिन जी डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सबसे आसान जो एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, पहले इसकी लॉजिक समझ लें कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करने का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि वक्त के साथ साथ, गुजरते वक्त के साथ साथ हमारे जो असासे हमने बिजनेस के लिए खरीदे हैं उनकी वैल्यू में कमी आती जाती है। और हमें याद होगा कि जब हम इस एक्सपेंस में और एक्सपेंडिचर में फर्क होता है। एक्सपेंडिचर ये है कि अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है जिससे हम 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए फायदा हासिल करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। और इस एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो हम करेंगे हर साल इसकी अमाउंट को हम डेप्रिशिएट करेंगे। जब एसेट को, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सपोज हमने एक मशीन खरीदी थी 50,000 रुपए की। अब मैं सोचता हूं कि इस मशीन का फायदा मैं 10 साल तक ले सकता हूं, तो डेप्रिसिएशन इसकी मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी डेप्रिसिएशन 10 साल के ऊपर डिवाइड करनी पड़ेगी। वो क्या करेंगे, वैल्यू है मशीन की 50,000, इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके यूजफुल ईयर्स के साथ। यूजफुल ईयर इज 10 ईयर्स। 50,000 को मैं डिवाइड करूंगा 10 के साथ, तो कितनी आ जाएगी, 5,000 की अमाउंट आ जाएगी। अब ये 5,000 की अमाउंट जो है दैट विल बी माई एक्सपेंस। इस अमाउंट से एसेट की वैल्यू भी कम हो रही होगी और ये एक तरह का एक्सपेंस भी है। लेकिन ये एक्सपेंस किस तरह है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि 50,000 जब हमने खर्चा था मशीन खरीदते हुए, तब हमने वो 50,000 पे ऑफ किया था और उसके बाद हम दोबारा पैसे नहीं दे रहे। हम सिंपली उस 50,000 की जो एसेट है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, और 50,000 से जैसे जैसे रिड्यूस करते जाएंगे हर साल इसकी रिडक्शन होगी। रिड्यूस करता करता ये एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो 50,000 में से हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट जब हमें हमें बताई जाएगी कि आपने इसको एडजस्ट करना है, तो हम सिंपली इसकी दोनों एडजस्टमेंट्स देखें किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ये कि एसेट में जहाँ पे हम लोगों ने अपना एसेट को रिकॉर्ड किया हुआ इस मशीन को, हम वहां पे इसकी वैल्यू को हर साल 5,000 कम करेंगे। सपोज अभी ये पहला साल है, 50,000 उसकी वैल्यू है, हम 50,000 में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 5,000 की, और रिमेनिंग अमाउंट जो कि 45,000 है वो हम लिख देंगे एसेट साइड पे। और ये जो 5,000 हमने डिडक्ट किया एज अ डेप्रिसिएशन, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी या डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स लिख के हम इसको वहां पे मेंशन कर देंगे और एज एन एक्सपेंसेस को वहां पे हम ट्रीट करेंगे। तो ये देखें जी, ये लगता है ये कुछ और आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, ये सिंपल सी इसकी एडजस्टमेंट थी। नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑनर्स सैलरी। देखें जी, बात ये है कि सोचिएगा जरा कि लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से मुराद ये कि ऐसी अमाउंट जो हमने किसी बैंक से उधार ली है या ऐसे लोगों से उधार ली है जो कि हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और दूसरी लाइबिलिटी होती है हमारी इंटरनल लाइबिलिटी, जिसको हम ऑनर इक्विटी कहते हैं, जो कि मालिक ने सरमाया उस पर लगाया होता है बिजनेस में। तो होता ये है कि जब हम किसी से उधार में पैसे लेते हैं तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट के तौर पे अमाउंट वापस करता है।
जब इंटरेस्ट के तौर पे अमाउंट बाहर वाले लोगों को देता है तो ऑनर का भी राइट बनता है कि ऑनर भी जो है वो बिजनेस से इंटरेस्ट चार्ज करे। ये एक तरह की ऑनर की सैलरी समझ लें या उसकी इनकम समझ लें, लेकिन बिजनेस का ये खर्चा है। तो वो पैसा जो एज एन इंटरेस्ट मालिक को दिया जाएगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाएगा। ये कैपिटल की अमाउंट हमें नजर आती है बैलेंस शीट के अंदर, और जब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, जब ये हमें ट्रायल बैलेंस के अलावा नजर आएगा कि इसको एडजस्ट किस तरीके से करना है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली एक तरह से ये हमारा एक्सपेंस है, इसको हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। और दूसरा ये होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल को हम इंक्रीज कर देंगे। कैपिटल की अमाउंट अगर सपोज 1 लाख है और इंटरेस्ट 10% है तो 1,10,000 कर देंगे उसको कैपिटल की अमाउंट में। कैपिटल की साइड में 1 लाख लिख के नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,10,000। और दूसरा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे 10,000 लिख देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको हम लोग इस तरीके से रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है जी। और ये हमें वो एडजस्टमेंट बता रहा है कि किस तरह है जी। शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शोन ऑन द लायबिलिटी साइड एज एडिशन टू कैपिटल अकाउंट। ये थी जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो है एडजस्टमेंट। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम देखते हैं कि मालिक ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे बिजनेस से लिए। तो जहां पे मालिक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है बिजनेस से, तो बिजनेस भी फिर मालिक से इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वो अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहलाती है। ये वो पैसा है जो मालिक ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए लिया और उसके ऊपर ये बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। तो जब ये इंटरेस्ट बिजनेस को देगा तो उसका मकसद क्या है, किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्वियसली बिजनेस को इससे अर्निंग होगी, तो बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, और ये रेवेन्यू डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं है, ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे एज हम क्या करेंगे, एज अ रेवेन्यू है और एज एन इनकम है, और हम इसको मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। और दूसरी एंट्री इसकी ये होगी कि ये ड्राइंग्स की अमाउंट में हम इसको ऐड कर देंगे। भाई एक बंदा हमारे से पैसे लेके गया बिजनेस से, उसने पहले 10,000 रुपया देना था और इंटरेस्ट की अमाउंट 1,000 बढ़ गई है, तो अब हमने उसे टोटल पैसे कितने लेने हैं, अब हमने उससे टोटल पैसे 11,000 लेने हैं। तो ड्राइंग उसकी हम बढ़ा देंगे, 10,000 से 11,000 कर देंगे। यहाँ पे भी वो हमें यही बताता है कि एडेड टू ड्राइंग्स एंड टोटल ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हाँ जी, कैपिटल की अमाउंट में से हम लोग जो है वो माइनस करते हैं ड्राइंग्स की अमाउंट को। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट्स करनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो कि अभी बैड डेट्स हमने सिर्फ सिंपली नहीं किया। बैड डेट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। लेकिन इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने ये तमाम की तमाम जो अभी तक हमने एडजस्टमेंट्स की हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम बैड डेट्स और उसकी प्रोविजन को देखेंगे। ये बैड डेट्स और उसकी प्रोविजन किस तरीके से की जाती है, और इन तमाम की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ, और